जय हिंद दोस्तों। हाल ही में यूपी सीएम योगी जी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि जो सिख गुरुओं का इतिहास है उसको यूपी बोर्ड के सिलेबस में ऐड कर देना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग हर साल 27 दिसंबर को साहिबजादे दिवस के रूप में मनाएंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि इंडिया को मालूम होना चाहिए, इंडिया के हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए कि सिख गुरुओं का और सिख भाइयों का कितना महत्वपूर्ण रोल रहा है भारत में। यहाँ तक कि जिस देश ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, द ग्रेट ब्रिटेन, वहां की संसद में 1897 में क्वीन विक्टोरिया ने स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट क्या था आप देखिए। इट इज नो एग्जैगरेशन टू रिकॉर्ड दैट द आर्मीज विच पोजेस द वैलियंट सिख्स कैनॉट फेस डिफीट इन वॉर। मतलब जिस देश की आर्मी में सिख मौजूद हैं वो देश कभी हार ही नहीं सकती। इतना बड़ा रोल है सिख का। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिखों का कितना मेजर रोल रहा है इंडिया में, उनका बलिदान, उनके अदम्य शौर्य और साहस का। आज तक मैंने किसी वीडियो में ये नहीं कहा, किसी रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन इस वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मैं आपको एक एक चीज उनके बारे में फैक्ट्स और डेटा के साथ बता सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करते हैं इतिहास की। तो 16वीं सेंचुरी में सिखिज्म उभर के आया था। गुरु नानक जी ने इसकी शुरुआत की थी, इसकी नींव रखी थी और जोरों शोरों से इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। उस टाइम पे अकबर का राज था और अकबर का एक अच्छी बात थी कि वो सब धर्मों का आदर किया करते थे, सबके साथ मिलजुल के रहा करते थे, तो उस समय कोई दिक्कत नहीं थी। पर जैसे ही टाइम आया जहांगीर का, तो धीमे धीमे क्या था, मुगलों में और सिखों में धर्म के विवाद शुरू हो गए। सारे धर्म के विवाद शुरू हो गए। जो दूसरे धर्म थे उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। लेकिन ये सबसे ज्यादा ना उभर के तब आया जब औरंगजेब का टाइम आया। तो उन्होंने क्या किया, सिखिज्म को मारना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो सिख लोग जो थे उन्होंने अपने धर्म की बचाव के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने हथियार उठाना शुरू कर दिया। और इसमें जो मेजर लीडर जो उभर के आए थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। खालसा पंथ एक तरह से डिफेंस आर्मी होता है। उन्होंने एक ऐसी आर्मी बनाई जो कि सेल्फ डिफेंस करना शुरू कर दे। और वो आज भी कहते हैं कि पहला वार हम नहीं करेंगे, पहला वार जब तक दुश्मन नहीं करेगा तब तक हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो सबसे बेहतरीन, बहुत सारे युद्ध हुए लेकिन सबसे बेहतरीन जो रोंगटे खड़े करने वाली जो युद्ध थी वो थी बैटल ऑफ चमकौर 1704 में, जिसमें एक तरफ मात्र 40 सिख थे और दूसरी तरफ औरंगजेब की 10 लाख की सेना। औरंगजेब ने कहा था कि मेरे को गुरु गोविंद सिंह का सर अपने चरणों में चाहिए, उसकी जो पगड़ी है जिसपे वो इतना शान करता है वो मेरे कदमों में चाहिए। पूरा हर जगह से इकट्ठा कर दिया, पूरे इंडिया में से हर जगह पैसा फेंक फेंक के सब जगह से आर्मी पकड़ के ले आया। 10 लाख की आर्मी इकट्ठा कर दिया। उस समय जो गुरु गोविंद सिंह थे मात्र में 40 सिखों के साथ अपनी हवेली चमकौर में बैठे हुए थे। पूरी तरफ से उसको चारों तरफ से घेर लिया औरंगजेब की सेना ने। दोस्तों एक पल के लिए इमेजिन करिए कि आपको 50 लोगों ने आके घेर लिए, तो आपकी बुद्धिमानी इसी में रही कि किसी तरह भैया भैया बोल के निकल जाओ। ये अलग बात है कि बाद में 50 बंदे को लेकर आ गए आप, वो अलग बात है। पर यहाँ पे बात अलग थी। यहाँ पे एक तरफ मात्र 40 सिख थे और दूसरी तरफ औरंगजेब की 10 लाख की सेना। औरंगजेब भी बोल रहा है अरे आ जाओ, बाहर आ जाओ भैया, सरेंडर कर लो। तो उसका कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ी सेना है हमारी। तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी के पास 2 ही ऑप्शन थे। उनके पास या तो सरेंडर करने का ऑप्शन था या तो फिर युद्ध करने का था, पर उन्होंने चुना युद्ध को। आप खुद ही समझिए, एक साइकोलॉजी समझिए उन 40 सिखों का जिनको पता है कि अगर वो युद्ध करते हैं तो हर हाल में उनकी मौत तय है, पर फिर भी उन्होंने शस्त्र को उठाया सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए। और वहां पे वो जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो अपने बेटों को कहते थे साहिबजादा। तो उनके पास ये वहां के सिखों ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी आप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप अपने इन साहिबजादों को लेके यहाँ से चले जाइए, बाहर चले जाइए, भाग जाइए, हम आपको यहाँ से इन लोगों को देख लेंगे, हम इन लोगों को उलझा के रखेंगे काफी हद तक। तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बात कही। उन्होंने कहा ये जो मेरे 2 बेटे हैं ना, 2 साहिबजादे, ये सिर्फ मेरे 2 साहिबजादे नहीं है, मेरे पास जो 40 सिख खड़े हैं ये सारे मेरे साहिबजादे, सारे मेरे बेटे हैं। तो मैं अपने बेटों को छोड़ कैसे जाऊं। और इसी के साथ उन्होंने अपने साहिबजादों की कुर्बानी दे दी सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की रक्षा के लिए। इसीलिए सीएम योगी ने कहा है कि 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस हम लोग मनाएंगे। तो साहिबजादा का बेसिकली टर्म यही है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने साहिबजादे यानी कि अपने बेटों की कुर्बानी दी थी सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की रक्षा के लिए। तो अब ऐसे में अब 40 सिखों ने मूड बना लिया था कि भैया अब तो हम लड़ेंगे, अब तो कुछ भी हो जाए हम लड़के दिखाएंगे।
और क्या बहादुरी और शौर्य से उन्होंने लड़ाई की थी। मतलब उनके 10 लाख की सेना पे भारी पड़े थे मात्र 40 सिख, उनकी 1-1.5 लाख से ऊपर की सेना गिरा दी थी। और जो ये औरंगजेब की जो सपना था ना कि भैया हमको गुरु गोविंद सिंह जी का सर अपने चरणों में देखना है, वो सपना तो खैर सपना ही रह गया। कहाँ से भैया गुरु गोविंद सिंह जी वहां से निकलने में कामयाब हो गए। अब आप कहेंगे कि भैया गुरु गोविंद सिंह तो भाग खड़े हुए थे, तो कहाँ के बहादुर हुए। देखिए, बहादुरी हमेशा जान दे के नहीं दिखाई जाती। कुछ चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ों के बनाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी का रहना बहुत जरूरी था, इसलिए उन्होंने बेटर ऑप्शन चुना कि वो यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि मरने से तो वैसे भी कोई फायदा नहीं था। बाहर निकलते तो फिर अपनी एक आर्मी बनाते, डेवलप करते और फिर से मुगलों के खिलाफ लड़ाई करते। तो जंग के अभियान कुछ चलने के लिए उनका जिंदा रहना बहुत जरूरी था, इसलिए वो अपना एस्केप कर लिया। और ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही बेहतरीन डिसीजन था। दोस्तों, इसके बाद एक और बैटल हुआ जिसको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब इस बैटल के बाद तो सिखों की जाबाजी और शौर्य इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। ये बैटल था बैटल ऑफ सारागढ़ी। जी हाँ दोस्तों, जिसपे केसरी मूवी बनी है वही बैटल ऑफ सारागढ़ी, पर पिक्चर में और रियलिटी में काफी अंतर होता है। और हमारे पास इस रियलिटी का मतलब इस बैटल ऑफ सारागढ़ी का एक एक फैक्ट्स और डेटा इसलिए है क्योंकि जो 21 सिख थे जिन्होंने जाबाजी से 10,000 पठानों से लड़ाई की थी, उसमें सबसे जो जूनियर था, जो सबसे जवान था, उसका नाम था सेपोय गुरमुख सिंह। उस गुरमुख सिंह ने लगातार 7 घंटे तक, हीलियोस्कोप एक डिवाइस होती है जिससे वो कम्युनिकेशन करते थे उस समय, हीलियोस्कोप के थ्रू 7 घंटे तक हर एक वृतांत बढ़िया से उन्होंने कर्नल हॉटन, जो कि उस समय कर्नल थे ब्रिटिश के, उनको वहां तक पहुंचाई थी कि अभी क्या हो रहा है, हर एक सेकंड की खबर, पल पल खबर वहां तक पहुंचाई थी। तो इसलिए उस समय का सारा फैक्ट्स डेटा हमारे पास है। दोस्तों, बैटल ऑफ सारागढ़ी शुरू करने से पहले हम लोग कुछ टर्म जान लेते हैं, जैसे कि हीलियोग्राफ क्या होता है। देखिए, हीलियोग्राफ एक तरह का इंस्ट्रूमेंट था जो उस समय कम्युनिकेशन के काम आता था। जैसे आजकल 2G 3G 4G और ऑप्टिकल फाइबर वगैरह ये उस समय नहीं हुआ करता था, तो वो लोग क्या करते थे, सनलाइट और मिरर के थ्रू, मिरर की हेल्प से वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते थे। तो लिख के उधर से मैसेज भेजते थे और इस तरह से मैसेज को ट्रांसमिट और रिसीव करते थे। तो जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं, देखिए सारागढ़ी है ना, वो बीचों बीच है, ये लोखहाट हिल और ये आपका फोर्ट गुलिस्तान के बीचों बीच है, ठीक है। और सारागढ़ी से फोर्ट गुलिस्तान, सारागढ़ी से लोखहाट, ये दोनों के दोनों जो है वो 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर है। तो सारागढ़ी फोर्ट का बेसिकली रोल यही था कि फोर्ट गुलिस्तान से लेके फोर्ट लोखहाट तक कोई अगर मैसेज का कम्युनिकेशन पहुंचाना होता था तो सारागढ़ी के थ्रू ही पहुंचाया करते थे। मतलब जैसे कि उन्होंने फोर्ट गुलिस्तान से भेजा सारागढ़ी के पास मैसेज, तो वो लोग अपने हीलियोग्राफ के थ्रू उन्होंने भेजा, फिर सारागढ़ी ने उसको रिसीव किया, फिर सारागढ़ी उसको क्या करता था, आगे फोर्ट लोखहाट को उसको भेज देता था। तो बेसिकली इसका इतना ही काम था। तो इसमें जो थे 21 सिख उसमें उस समय तैनात थे। 36th बटालियन ऑफ सिख, वहां पे 21 सिख का वहां पे तैनात थे। ये देखिए दोस्तों, उस समय की फोटो है, या फोटो में देख सकते हैं, ये उस समय के जो सिख बटालियन थे जो ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करते थे, उनका ड्रेस कोड हुआ करता था। तो दोस्तों बेसिकली ये जो लड़ाई थी वो थी ब्रिटिश आर्मी के और पठानों के बीच में, क्योंकि अफगानी पठान जो थे वो ब्रिटिश को बिल्कुल डिसलाइक करते थे। उनको मतलब उनकी वो नहीं चाहते थे कि वो ब्रिटिश जो है वो उनके ऊपर रूल करे, तो हमेशा ये बीच बीच में ऐसे परेशान करने आते थे। तो इनकी जो रणनीति थी ना, वो बेसिकली यही थी कि सबसे पहले वो सारागढ़ी पे हमला बोलेंगे, तो जैसे सारागढ़ी पे हमला बोलेंगे उस पर हथियार लेंगे, तो जो गुलिस्तान है और ये लोखहाट है, इनका बीच में हम में कम्युनिकेशन टूट जाएगा। जैसे ही टूट जाएगा तो फिर दोनों पे अलग अलग जगह जाके वो अटैक कर देंगे। तो उनका बेसिकली टर्म यही था कि वो सुबह स्टार्ट करेंगे और वो एक दिन में इन तीनों फोर्ट पे कब्जा कर लेंगे। तो उनकी रणनीति काफी स्मार्ट थी, पर आड़े आ गए 21 सिख। अब 12 दिसंबर को सुबह 9 बजे वो आ गए युद्ध के मैदान में, और उन्होंने सीधा उनको आगाह भी किया कि भैया हमारी जो लड़ाई है वो ब्रिटिशर से है, वो आपसे नहीं है। आप यहाँ से चेक पोस्ट खाली कर दो, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो पहले 9 बजे उन्होंने पहला मैसेज हीलियोग्राफ से पास किया वहां पे अपना कॉलोनल के पास। कॉलोनल होटल का रिप्लाई आया उधर से कि भाई साहब अभी तो हम नहीं सपोर्ट कर सकते कोई भी तरह का सपोर्ट आपको। तो भाई साहब ये 21 सिख वहां पे एकदम टाइट हो गए। इन्होंने कहा कि आप छोड़ दीजिए, आप हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन ब्रिटिश है। तो सिखों ने कहा कि भैया हम जिसका नमक खाते हैं मरते दम तक उसका अदा करते हैं, हम आपसे लड़ेंगे और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो उन्होंने बैक आने से एकदम मना कर दिया, साफ मना कर दिया। और उन्होंने कहा जो बड़े सोनिहाल सत श्री अकाल। और सुबह 9 बजे से लेके मतलब 7 घंटे तक लगातार हीलियोग्राफ से वो लोग मैसेज करते गए, एक एक चीज। जो उनका जो सबसे यंग सिपाही था सिपोय गुरमुख सिंह, उसने हर एक चीज मैसेज पहुंचाई। फाइनली 3:30 बजे जब कोई सारे सिख मर चुके थे, मतलब सारे के सारे सिख मर चुके थे, तो वो लास्ट बचा था, तो उसने अपना लास्ट मैसेज वहां से क्या दिया, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। 15:30 पे उनका लास्ट मैसेज था कि मेन गेट ब्रीच्ड डाउन टू 1, रिक्वेस्ट परमिशन टू डिसअमाउंट एंड ज्वाइन द फाइट।
मतलब कि मेन गेट टूट चुका है, अब मुझे परमिशन दीजिए कि मैं ये जो हीलियोग्राफ है इसको छोड़ के मैं इन सबसे लड़ सकूं। तो उधर से क्या रिप्लाई आया है, परमिशन ग्रांटेड, मतलब परमिशन मिल चुकी है। तो वो भी जाके लास्ट में भी अपने 15-20 लोगों को कम से कम उन्होंने मार के अपने वो शहीद हो गए और देश के लिए। मतलब इतनी बहादुरी से वो लड़े थे कि मतलब आंख से आंसू आ गए। तो दोस्तों इस बैटल के बाद अफगानी पठान जीत कर भी हार गए, क्योंकि जो उनका सपना था कि पूरा दिन में उनको फोर्ट गुलिस्तान और लोखंड को कब्जा करना था, वो नहीं कर पाए। पूरा दिन भर वो जो था वो सारा घड़ी में ही उलझे रहे इन 21 सिखों के साथ, और वो जीत कर भी मतलब एक तरह से हार गए। और एक बहुत ही बड़ा इतिहास सिखों ने क्रिएट कर दिया। और मतलब ब्रिटिश के संसद में भी सबने खड़े होकर इनको सल्यूट किया हाथ जोड़ के। और साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा ब्रेवरी अवार्ड होता है विक्टोरिया अवार्ड, वो इनको नवाजा गया विक्टोरिया अवार्ड से। 36 बटालियन ऑफ सिख 21 सोल्जर्स को उस विक्टोरिया अवार्ड से नवाजा गया, जो अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। तो सिखों के शौर्य और वीरता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। इसके बाद अगर आप लेटेस्ट में बात करें तो लेटेस्ट में 1971 में बैटल ऑफ लोंगेवाला हुआ था, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। उसमें जो मेजर रोल अपनाया था वो था कुलदीप सिंह चांदपुरी ने, जिससे उनको महावीर चक्र से अवार्ड से नवाजा गया है। मतलब उनकी शौर्य और वीरता की बात आप इससे समझिए कि मात्र उनके पास 120 की सेना थी राजस्थान में और उधर लोंगेवाला में, और उधर पाकिस्तान की तरफ से 2000 की सेना थी, और उनके पास काफी एडवांस टैंक्स थे, काफी बड़ी सेना लेके आए थे वो लोग। फिर भी मात्र 2 ही हमारे सैनिक को कैजुअलिटी पहुंचा पाए और बाकी पूरे की पूरी सेना सुरक्षित थी। इस पे मूवी बन चुकी है बॉर्डर, लेकिन वो मूवी में इतना तोड़ मरोड़ दिया गया इतिहास को, इतना ज्यादा तोड़ मरोड़ दिया गया कि मतलब पूरा इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर दिया। जो मूवी में दिखाया गया वो ये दिखाया गया कि एक एक करके उनके सारे जवान मर जाते हैं, लास्ट में कुलदीप सिंह चांदपुरी यानी कि ये सनी देओल बचते हैं। ये पूरी तरह से गलत है। एक्चुअल में जो इंसिडेंट हुआ था 120 सेना इधर से थी, लोंगेवाला में इंडिया के साइड से 120 की सेना थी और उधर से 2000 की सेना थी, लेकिन हमारी तरफ से मात्र 2 कैजुअलिटीज हुई थी और पाकिस्तान की तो बुरी तरह से बजा दिए थे। मतलब उनके जो टैंक्स सब बुरी तरह से सारे के सारे उड़ा के रख दिए थे, जिसमें मतलब डेटा के माने जाए तो 34 टैंक्स उनके उड़ा दिए थे, 200 व्हीकल्स क्रैश कर दिए थे और 250 से ऊपर पाकिस्तानी उनके मर गए थे। मतलब इतना बुरा हाल किया था कुलदीप सिंह चांदपुरी ने। कहाँ से वो सिख थे, 1.25 लाख से नीचे बात ही नहीं करते हैं, और उनके पास ये ऑप्शन था। ये जानिएगा, ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप समझ लीजिए। उनके पास ऑप्शन था कि वो अपनी सेना को लेके वहां से छोड़ के जा सकते थे चेक पोस्ट से। उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि आप जा सकते हैं, कि वो बहुत बड़ी सेना लेके आ रहे हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने पूरी बहादुरी से इस लड़ाई किया उन्होंने, और उनको इस बात के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया है। मतलब बहुत ही बड़ी ब्रेवरी अवार्ड होती है ये, महावीर चक्र से उनको नवाजा गया है। तो बेसिकली उन्होंने टेक्निक क्या अपनाई थी, उन्होंने कहा कि भैया 2000 की सैनिक है, तो अगर किसी तरह ये लोग रात में अटैक करेंगे, किसी तरह से इनको 12 से लेकर 4 बजे के बीच में इसको उलझा के रख दिए ना, तो मतलब फिर उसके बाद तो हमारी एयरफोर्स आएगी, और एयरफोर्स में मारूट HF-24 और हंटर जहाज जैसे जब जहाज आएंगे ना, इनको पूरा लपेट के रख देंगे। तो हमको किस तरह से इनको टाइम पास करना है, इसको उलझा के रखना है 12 से 4 के बीच में। तो इन्होंने इस टेक्निक भाई तब अच्छी अपनाई। इन्होंने क्या किया ना, नकली की फेंसिंग कर दी, नकली की बाउंड्री बना दी, वो तारों की ऐसे नकली वो बना दी फेंसिंग, और उसमें एक बोर्ड लगा दिया डेंजर माइंस का, ऐसा डेंजर माइंस का ऐसा बोर्ड लगा दिया। और अब उसके बाद जब वो लोग रात में आए ना, तो कहे अरे बाप रे बाप, यहाँ तो माइंस लगा हुआ है, ये पूरा डेंजर माइंस का जोन है। अब वो ससुर परेशान हो गए। अब वो जब आगे जब जाए, बोले जा रहे जो के देख रहे देख और कहाँ माइंस लगाए। जब वो माइंस बिछाए जाए ना, तो वो लोग कहे थोड़ा सा टाइम पास करने दो। तो स्टार्टिंग में जो उसको तो माइंस मिल जाए, अब स्टार्टिंग में माइंस लेके ऐसे इंजीनियर धीमे धीमे निकाल के जाए। अब वो जैसे ही माइंस दूसरा खुद जाए ना, वैसे ही सब क्या किया, रेत में इधर 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 सब थोड़ा करके जाके इधर उधर हर जगह जाके छिप गए थे, सब जगह जाके छिप गए। अब उसके बाद कभी इधर से फायरिंग हो, कभी इधर से फायरिंग हो। अब उस माइंस को निकालें कि वो लोग वहां जाके उनको फायरिंग का जवाब दें, तो इसी में हो गया बड़ा कंफ्यूजन। तो 2 से 3 घंटा तो उनको ये समझ लग गया कि भैया ये जितने भी माइंस वाला नौटंकी था ये सब नकली का था। तो ये करते करते उनका 3 से 4 तो यहीं बच गया। फिर जब लोग वो हमला किए तो सुबह हो गई, उसके बाद एयरफोर्स वाले आए और उसके बाद धमाक चौकड़ी मचाए, मतलब बुरी तरह से। ये देखिए उस समय का फोटो है, सब उस पर ऐसे खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। ये देखिए इंडियंस वाले फोटो खींच रहे, फोटो के सामने से फोटो खिंचवा रहे हैं। मतलब इतना बुरा हाल। अरे
पाकिस्तानों का तो बहुत बुरा हाल कर दिया था। ये टैंक है, आज भी हमारे म्यूजियम में रखे हुए हैं। अगर आप पाकिस्तान वालों, आपकी अगर आप हिम्मत है ना, तो आज आके निकाल के लेके जाइएगा, आपकी इतनी औकात हो तो ये एक तरह से मेरा कहने का मेन मोटो यही है कि हर जगह जहां जहां पे जरूरत पड़ी है, सिखों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आप आज भी, आप अगर सिर्फ इनका बहादुरी की बात नहीं है, इनका सेवा भाव भी बहुत अच्छा है। और अगर आपको जानना हो ना, तो कभी किसी गुरुद्वारा में चले आना, आपको फ्री में आपको खाना खिलाएंगे, बिना आपसे कोई आपका जात पूछे, बिना किसी आपका धर्म पूछे, आपका सेवा भाव करेंगे। मैंने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में वो कौन सा गुरुद्वारा है, वो बंगला साहिब गुरुद्वारा में भी गया था मैं, और मतलब वहां पे जाके कई बार लंगर में खाना भी खाया है। वहां पे तो मैंने ये चीज देखी, जो वहां के हाईली प्रोफेशनल एजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो भी आपसे, आपका प्यार से जूता लेके आपको पॉलिश करके आपको पूरा सेवा करके देते हैं, आपको खाना परोसते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा उनके अंदर सेवा भाव होता है। और मतलब उनके अंदर जो होता है एक तरह से सेवा, दया और ब्रेवरी, बहादुरी, हर चीज कूट कूट के भरी हुई है। और हमें फक्र है कि हमारे देश में जब तक सिख हैं तब तक हमारा देश जो है वो सुरक्षित है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्सपेक्टिव यही था कि हमारे सिख भाइयों को एक तरह से ट्रिब्यूट देना, कि वो उनका कितना बड़ा योगदान रहा है भारत में। तो दोस्तों, वीडियो मैंने कभी नहीं बोला कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पर आज मैं कह रहा हूँ एक लाइक हमारे सिख भाइयों के लिए और एक शेयर हमारे सिख भाइयों के जरूर बनता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।